पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। यह पुष्पा 2 का ही डायलॉग है और ऐसी ही ये फिल्म भी है। पुष्पा ने पहले ही बोला था कि वो एक फ्लावर नहीं है, फायर है, लेकिन अब वो वाइल्ड फायर बन चुका है। पुष्पा 2 में एक चीज कूट कूट कर भरा हुआ है और वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा के वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराइए मत, पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। सिनेमा अगर आपको 3.5 घंटा लॉजिक लगाए बिना एंटरटेन करे तो वो कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है ताकि सिनेमा चलता रहे, जिंदा रहे और फलता फूलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पुष्पा 2 मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है जापान से, जहां पर शिप के द्वारा कुछ अनजान कंटेनर जापान आ जाते हैं और उन कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी और साथ ही पुष्पा भाऊ भी इन्हीं लकड़ियों के बीच मौजूद थे। जब जापानियों ने इन्हें देखा तो पुष्पा भाऊ को उल्टा टांग दिया था, लेकिन जैसे तैसे पुष्पा भाऊ अपना हाथ छुड़ाए और इन जापानियों से फाइट करने लगे। मालूम चलता है कि इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रखी, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पुष्पा भाऊ को ही यहाँ पर आना पड़ता है। पुष्पा भाऊ इन लोगों से तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिर में पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये महज एक सपना था। अब पता चलता है कि पुष्पा भाऊ सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। लकड़ियों को कहां पर भेजा जाना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भंवर सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था। इसका बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाके लकड़ियों को काटने लगते हैं तो शेखावत भी मजदूर की तरह उनके साथ मिल जाता है और फिर उन लोगों को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं थे। शेखावत मजदूरों को बुरी तरह मारता है और इन 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। इसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाऊ सारे मजदूरों को लेने नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब पुष्पा ने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। पुष्पा के मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो लोग बुरी तरह से इंजर्ड थे। यह देखकर पुष्पा भाऊ इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब आप लोगों ने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो इन सभी को यहाँ से लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन लोगों को लेकर चले जाएंगे तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। यह सुनकर पुष्पा भाऊ उनसे कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को मैं दूंगा, मतलब आज तुम सबका रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी को रिटायर कर देता है। शेखावत वहां पर पहुंचा तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाऊ ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाऊ इनलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से बहुत प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब श्रीवल्ली मंदिर में पूजा करने जाती है और भगवान की मूर्ति के लिए कुछ गहने और मुकुट लेके जाती है, तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है?
मुरली उन्हें हमेशा नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें बहुत पसंद करती है। वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली श्रीवल्ली को मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। पुष्पा श्रीवल्ली की पूरी बात मानता है और आज पुष्पा सिदप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने जाने वाला है। तो इसलिए श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि जब सीएम के पास जा ही रहे हो तो उनके साथ एक फोटो खिंचवा कर लाना, उसको फ्रेम में करवाकर हॉल में लगवाएंगे। पुष्पा अपनी पत्नी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देता है। उनका मानना यह है कि जूती जो है वो पैर में ही रहना चाहिए, उन्हें हाथ में नहीं पहना करते। उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बात बोल दी थी। यह सब सुनकर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आकर पुष्पा ने सिदप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होते तो क्या आप मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? तो सिदप्पा ने कहा कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तुम्हारे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तो पुष्पा ने कहा कि फिर तुम सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सिदप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए कितना पैसा लगता है। सिदप्पा कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। इसके बाद सिदप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने ही सिदप्पा से कहा था कि वो उनसे मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है। पुष्पा के कहने पर ही उनसे बात करने के लिए सिदप्पा उनके पास गया था। साथ ही पुष्पा ने एक सोफा भिजवाया था जिसमें 25 करोड़ रुपए थे। सिदप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पैसा बचाना होगा। 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सिदप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मुर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे 1 टन पर केवल 1.5 करोड़ मिला करते थे। लेकिन अगर वो इस डील को विदेश में लेकर जाए तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है प्रत्येक टन पर। तो ज्यादा देर न करते हुए पुष्पा विदेश पहुंच जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से होती है और वो उनसे लकड़ियों की डील करता है। अब उसे 2000 कुंटल लकड़ियों को उन्हें देना था, जिसके बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर को एक्टिव कर देता है और उनसे कहता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर पुष्पा को देने वाले थे, लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। वो ये बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शेखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। भंवर सिंह को जब ये बात मालूम चलती है तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा एक ट्रक पहुंचा। शेखावत वहां पर पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट के मेंबर जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर भंवर सिंह ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल सीनू चाह रहा था कि वो उसे सिर्फ डराए और धमकाए। भंवर सिंह कहता है कि उसका धमकाने का अंदाज कुछ अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया है तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसकी श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग सिदप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में ये दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सिदप्पा ये होने नहीं दे सकता।
इसलिए सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो उसे 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भंवर सिंह नहीं मानता है। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। सिद्धप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफ़ी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम उसे माफ़ कर पाओगे। ये सुनकर भंवर सिंह तुरंत ही ओके बोल देता है और कहता है कि तुरंत ही पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफ़ी मांग सके। तो पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि पुष्पा माफ़ी मांगता है या नहीं। पुष्पा आज तक नहीं झुका है, क्या वो आज झुकने वाला था। तो सिद्धप्पा सिंडिकेट की भलाई के लिए उसे माफ़ी मांगने के लिए कह देते हैं। पुष्पा बहुत ज़्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भंवर सिंह से माफ़ी मांग लेता है। ये सुनकर भंवर सिंह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने ये आवाज़ रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और यही बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और पार्टी के सभी लोग शॉक्ड थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। को इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि वो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आती है कि वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में पहुंच जाता है। जब भंवर सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा उसकी कार में एक सॉलिड टक्कर मारता है। तो भंवर सिंह स्विमिंग पूल में जाके गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब करने लगता है। भंवर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पुष्पा उससे कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के भी सामने नहीं झुकता है। वो उससे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेजकर रहेगा। अगर मैं ये नहीं कर पाया और एक भी लकड़ी तेरे हाथ लग गई तो मैं जीवन भर मजदूरी करूँगा। सुनकर भंवर सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं उन्हें भंवर सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भंवर सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का समय था। वो समझ गया था कि पुष्पा इन्हीं रास्तों से अपनी ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे ट्रक जो हैं वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाते हैं। आखिर में भंवर सिंह इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी गन लेकर इनके ऊपर फायरिंग करता है। तभी कटलिट जो है पुष्पा के पास फ़ोन करके सारी जानकारी बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक हैं सारे ड्राइवर को बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। जब उसकी बात सुनता है तब सारे ड्राइवर को लेकर यहाँ से चला जाता है और भंवर सिंह इन पर फायरिंग करता है। ट्रक में जितनी भी लकड़ियाँ थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। भंवर सिंह मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही अच्छा लगा था। वो एंजॉय कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ पुष्पा की हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ नॉर्मल लकड़ियाँ हैं। यहाँ पर भंवर सिंह एक फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भंवर सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना हूँ, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है, मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। यहाँ उससे कहता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं हूँ मैं, बल्कि वाइल्ड फायर हूँ। साथ ही ये भी कह दिया था कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर पार करवाने वाला है, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली काली माता के मंदिर में एक फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहां श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और काली माता का तांडव करता है। ये सीन इतना ज़्यादा शानदार है दोस्तों कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है काली माता से कि मुझे एक लड़की दे। लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लेकिन लड़की हुई तो उसे किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इस जगह पे हम देखते हैं कि कुछ लोग पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे।
ये देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मुरली आ जाता है और कहता है कि तुम ये सब कर भी दोगे तब भी तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम हमेशा अनाथ रहोगे। श्रीवल्ली को जब ये बात सुनाई दी तो उसने मुरली पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया। मुरली के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी, मुरली ने उन्हें गंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सिंह, उसकी वाइफ और भंवर सिंह सीएम के पास पहुंचते हैं। उन्होंने सीएम से बताया कि अगर लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो आपकी गद्दी भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग आने वाली है और इस फंडिंग के द्वारा आप सीएम की पदवी से हट सकते हैं। तो सीएम तो उन्हें तुरंत आदेश दे देता है कि वो लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकें। सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होकर श्रीलंका जाने वाली थीं, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर पहुँच तो जाता है, लेकिन वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि सारी लकड़ियाँ शिप के नीचे मौजूद थी। भंवर सिंह इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता है। डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन पैसों को देखकर पुष्पा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इन पैसों को सोफे के अंदर भरा जाता है और एमएलए को भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिया है। अब भंवर सिंह का बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब उसका ट्रांसफ़र होना तो एकदम से तय है, क्योंकि अब उसके पास तो सरकार भी नहीं रहेगी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफ़ी शराब पी हुई थी, तो वो वहीं पर रुक जाता है। वहीं पर एक ब्लास्ट हो जाता है और भंवर सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को बताया नहीं गया और न ही ये बताया गया कि वो मारा गया है। बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। सीएम अब सिदप्पा बन चुका था, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि 24 जुलाई को सीएम खुद आएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे, खाना भी साथ में खाएंगे, तो आज 24 जुलाई थी और सिदप्पा आता है और फोटो भी खिंचवाता है। सिदप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी एक फोटो की वजह से आज मैं सीएम बना हूँ। और पुष्पा ने यह दिन इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है। सिदप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज्य पर पुष्पा का ही राज था। सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा मानते थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी यानी कि मुरली की वाइफ पुष्पा के घर आती है। वो बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को पता चली तो वह पहले न्यूज़ चैनल वालों के पास गया और लाइव आकर उन लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी को कुछ हुआ तो वो उन्हें रप्पा रप्पा करके जान से मार देगा। उन लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। ये बात सिदप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी। एक बात मालूम चलती है, जिन लोगों ने उन्हें किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर के भाई का बेटा होता है। इसलिए सेंट्रल मिनिस्टर सिदप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग उससे कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो लोग उसे कुछ ना करें, हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर वो उसके साथ कुछ कर भी दें तो तुम्हें तब भी कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिदप्पा भी भाड़ में जाए, उसको किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा वहां से जाता है और पहुंचने के बाद शॉर्ट गन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पुष्पा उसे गन दे देता है।
में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद भी ये कमाल कर सकता है, इसलिए वो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। तो वो लोग उसके हाथ और पैर सब बांध देते हैं और कावेरी की इज्जत पर भी हाथ डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उड़ उड़ कर मुंह से काट काट कर सभी को मारने लगता है। तभी मिनिस्टर का भाई भी वहां पर पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर पर होता है तब उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा से माफ़ी मांगने आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप मेरी फैमिली हो। मैं सिर्फ यहाँ कावेरी का कार्ड देने आया हूँ क्योंकि कावेरी की शादी होने वाली है और कावेरी ने कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ शादी में नहीं आएंगे तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। वल्ली बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है, वो भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके पास भीड़ लग जाती है उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ कभी किसी ने भी नहीं देखा था। बाद में पुष्पा भी उन्हें माफ़ कर देता है और पूरी फैमिली समेत कावेरी की शादी में पहुंचता है। उन लोगों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था और आगे बढ़ चुके थे। मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वो मिनिस्टर के पास उसे लेकर आता है, अचानक से उसे एक आदमी पहाड़ी से ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर कहानी खत्म कर दी जाती है। वो आदमी कौन था इसमें ये नहीं बताया गया था, लेकिन पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसका नाम है पुष्पा द रैम्पेज। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।